हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3 के अमेंडमेंट्स को देखते हैं। अब आपको ध्यान होगा चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम हुआ करता था। नाम था इसका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्रोस्पेक्टस की बेसिकली मोटी मोटी बातें चलती थी और अलॉटमेंट के ऊपर तो एक लास्ट का एक सेक्शन आ जाता था, पर पूरा जो चैप्टर आपका घूम रहा था वो घूम रहा था ये वाला प्रोस्पेक्टस के ऊपर। अब इसके अंदर 3 सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट आया है, सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 35। ठीक है, इन तीनों सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 26 आपका होता था जो बात करता था कि क्या क्या मैटर्स होंगे जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर होने चाहिए। 29 बात करता था कि जो आपके पब्लिक ऑफर होंगे या जो भी आपकी इश्यूज वगैरह होंगे, सिक्योरिटीज वगैरह, वो सारी डीमेट फॉर्म में होगी। और 35 जो है वो आपकी बात करता था सिविल लाइबिलिटीज के ऊपर। तो कहने का मतलब ये 3 सेक्शन है जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है। 26 का ही जो अमेंडमेंट है वो जा रहा है 25 के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी लाइन थी जो 26 के अंदर भी पाई जाती है और वही लाइन 35 के अंदर भी होती है। तो कहीं इसलिए जो 26 के अंदर बदलाव किए गए हैं, इसीलिए 35 के अंदर भी उन्हीं लाइन को बदला गया है। जो उसके अलावा काम की चीज है वो है आपकी 29 के अंदर, जहां पे इंसर्ट किया गया एक एडिशनल सब सेक्शन। तो इसलिए वो एक थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से वहां पे एक सब सेक्शन को तोड़ के 2 सब सेक्शन बनाया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपका ये नाम क्या रखा गया है। तो नाम आपको ऑब्वियसली पता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस जो आपके एप्लीकेबल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे 15 अगस्त 2019 से। मतलब जिसकी नोटिफिकेशन आई वो आई आपकी 14 अगस्त 2019 को, और कहा गया कि जो भी इसके अंदर बदलाव है वो बदलाव जो है वो माने जाएंगे कब वो इंटू फोर्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 15 अगस्त 2019 से एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 में कहा जा रहा है क्या कि सब सेक्शन नंबर 4 हुआ करता था, 5 था, 6 था। इन तीनों सब सेक्शन में जो वर्ड रजिस्ट्रेशन लिखा जाता था उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे अब वर्ड लिखा जाएगा फाइलिंग। ठीक है, और एक सबसेक्शन नंबर 7 हुआ करता था, उसको हम कह रहे हैं कि पूरा पूरा उड़ा देंगे, मतलब सबसेक्शन 7 जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फटाफट से देखते हैं इन 4 सबसेक्शनों में क्या क्या बातें थी और किस तरीके से ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। तो आइए याद करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 26 की, तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 26। आ जाओ, सेक्शन नंबर 26 था आपका मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस की। कौन कौन सी बातें हैं जो प्रोस्पेक्टस के अंदर आया करेंगी, ये हमने देखा था। इसके अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस थे, सारे हमारे रेलेवेंट नहीं है, सबके अंदर बदलाव नहीं हुए हैं, तो बाकी सारे एज इट इज चलेंगे। बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4 की, 5 की और 6 की। सबसे पहले 4 देखते हैं। 4 आपको कह रहा है क्या कि प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस विद अदर फॉर्मेलिटीज। तो ये आपका सबसेक्शन का नाम था कि प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस जो भी होंगी सारी फॉर्मेलिटीज की, वो भी होना जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन से या फिर जितनी भी फॉर्मेलिटी की कंप्लायंसेस हैं वो करने से पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। इसका सिंपली मतलब ये निकल के आता है कि प्रोस्पेक्टस आप तभी इशू कर दोगे जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑब्वियसली विद द रजिस्ट्रार एंड कंप्लायंस हो जाएगा जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उन सभी फॉर्मेलिटीज का। ठीक है, अब इसमें आपको किस तरीके से रिप्लेस करना है। आपको कहा गया कि भाई साहब जहां जहां रजिस्ट्रेशन पाया जाएगा उन सभी रजिस्ट्रेशन वर्ड का गला दबा देना है आपको और वहां पे यूज करना है आपको वर्ड फाइलिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर क्या फाइलिंग, आफ्टर filing and compliance with other formalities. No prospectus shall be issued by, on or before of a company or in relation to a intended company unless on or before the date of its publication there has been delivered to registrar for यहां पे भी वर्ड क्या यूज करोगे आप, फाइलिंग, रजिस्ट्रार फॉर filing a copy thereof signed by every person who is named in therein as a director or proposed director of a company by his duly authorized attorney. तो सिंपल सी बात थी, मीनिंग आपको क्लियर है इसमें। ऐसा कुछ नहीं था कि कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस के बाद ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। अब वहां पे आपको कहना है कि फाइलिंग और कंप्लायंसेस के बाद ही आप प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। अगला आया था एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के ऊपर पॉइंट, इसी को रिलेट किया गया है आपके सेक्शन नंबर 35 के अंदर भी। 35 के अंदर जो चेंजेस है वो इसी पॉइंट को लेके है और इसके अंदर एक एम्बिगिटी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो होपफुली आगे के अमेंडमेंट में क्लियर हो जानी चाहिए, बट फिलहाल इन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलिए तो देखते हैं बेसिकली ये क्या था। तो इसमें बात करता था कि अगर एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट्स की जो भी स्टेटमेंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर अनलेस अदरवाइज, कि वो जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है वो हमारा एंगेज नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी की फॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड में, और अगर उसने कोई रिटन कंसेंट दिया हुआ है तो वो उसका विड्रॉ नहीं होना चाहिए, नॉट विड्रॉन सच बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू दी रजिस्ट्रार फॉर, अगेन वर्ड आपका ये होगा रजिस्ट्रेशन, ये कट जाएगा और इसकी जगह क्या वर्ड आएगा, फाइलिंग।
एंड द स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो उस केस में आप जो स्टेटमेंट होगा एक्सपर्ट का उसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो ये बेसिकली बात था आपका सबसेक्शन 5, जिसके अंदर कहा जाता था कि जो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है उसको कब सिचुएशन ऐसी बनेगी जब आप उसको इंक्लूड कर सकते हो प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो उसके ऊपर सिनेरियो था। तो उसके अंदर बात आती थी कंसेंट की और कंसेंट को विड्रॉ ना करने की। तो जो ना विड्रॉ है, मतलब जो कहा जा रहा है कि उसने विड्रॉ ना किया हो, कब तक? बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग वर्ड यूज करोगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज करते थे। उसके बाद आपकी आती है कंप्लायंसेस को लेके आपका अगला सबसेक्शन आता है, सबसेक्शन नंबर 6, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल ऑन फेस ऑफ इट state that a copy has been delivered for registration to the registrar as required under subsection 4। मतलब कि आपको फॉर्मेलिटीज के अंदर क्या पूरा करना है कि जो भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे होगे उसके चेहरे के ऊपर, मतलब फ्रंट में उसके बिल्कुल आपको मेंशन करना है क्या कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये डिलीवर कर दिया जा चुका है किसको? रजिस्ट्रार को, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। नहीं बोलोगे अब, आप बोलोगे क्या? फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग। मतलब इसकी फाइलिंग के लिए जो डिलीवरी होनी चाहिए थी वो डिलीवरी हो चुकी है रजिस्ट्रार के पास, जो कि रिक्वायरमेंट होती थी सबसेक्शन नंबर 4 की। ठीक है। स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच्ड टू द कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर टू द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस व्हिच स्पेसिफाई दिस डॉक्यूमेंट। कोई बदलाव नहीं इस क्लॉज के अंदर। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन नंबर 7 के ऊपर, जिसको कि कहा गया कि पूरा डिलीट कर दिया गया है, पूरा काटा दिया गया है, तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब इसके अंदर हुआ क्या करता था एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहा जाता था कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शंस बिफोर रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस अनलेस द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस section with respect to the registration are compliant and with the prospectus is accompanied by the consent in writing of all the person named in the prospectus। तो बेसिकली सिंपल सी बात कही जा रही थी कि जो रजिस्ट्रार है हमारा वो रजिस्टर नहीं करेगा किसी भी प्रोस्पेक्टस को अनलेस की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो गई हो। तो बहुत ही जेन्युइन और कॉमन सी बात थी, जिसकी कि ऐसे रिक्वायरमेंट अब नहीं लगती हमारी गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को हटा दो भाई साहब। रजिस्ट्रार इतना समझदार तो हमारा होता ही है कि वो चेक करता है कि सारी चीजें कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी सेक्शन और जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सारी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्ट्रार हमारा उसको रजिस्टर नहीं करता है, तो इसलिए इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है इस सब सेक्शन के अंदर। तो इसलिए इसको अब ओमिट कर दिया गया है, इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको याद नहीं रखना। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 26, जिसके अंदर 4 सब सेक्शन के अंदर बदलाव थे, 3 के अंदर बेसिकली बदलाव थे और एक जो है वो आपका डिलीट ही कर दिया गया है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 29 के अंदर क्या बदलाव किया गया। सेक्शन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज बी है उसके अंदर एक वर्ड यूज होता था पब्लिक, उसको कह रहे हैं कि भाई साहब काट दो, भूल जाओ। और एक सबसेक्शन 1 के अंदर एक अगला सबसेक्शन और इंसर्ट कर दिया गया जिसका नाम रखा गया सबसेक्शन 1A। सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 था, तो सबसेक्शन 1 के अंदर एक बदलाव किया गया और उसके बाद कहा गया कि सबसेक्शन 1A को इंसर्ट करना है इसके साथ, जिसको कि इस तरीके से कोट किया जाएगा। अब ये कोट करने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि 1 क्या क्या बातें कहता था। आइए जी, तो देखते हैं 1 को ढूंढते हैं। सेक्शन नंबर 29 पे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 29 आपका ये रहा। सेक्शन नंबर 29 का सबसेक्शन नंबर 1 क्या बात कहता था? 1 ये कहता था कि हर एक कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर कर रही है उसको क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटीज को इश्यू करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर ही, और उसको कंप्लाई करना पड़ेगा उन सभी प्रोविजंस को जो कि आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 बताता है। तो सिंपल सी बात थी, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर कहा जा रहा था कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफर कर रही है कंपनी एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 9 ऑफ जो आपका कंपनीज का रूल नंबर 9 है, कंपनीज रूल्स 2014 का, उसको इशू करना पड़ेगा सिक्योरिटीज को ओनली इन डीमेट फॉर्म। वैसे आपने देखा हुआ है कि इन जनरल सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में भी इशू हो सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी इशू हो सकते हैं, लेकिन कहा गया कि इन कंपनी के लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि इनको अगर सिक्योरिटी इशू करनी है तो वो करनी होगी सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म के अंदर और डिपॉजिटरी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरे सबसेक्शन के अंदर बात करता था कि कोई और कंपनी जो रह गई इसके अलावा कोई और कंपनी जो रह गई, सबसेक्शन 1 के अलावा जो भी कंपनी बच गई, वो कन्वर्ट कर सकती है सिक्योरिटीज को कहां पे, डीमेट फॉर्म के अंदर, और इशू कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म के अंदर इस एक्ट को कंप्लाई करते हुए या फिर डीमेट फॉर्म को डीमेट एक्ट को कंप्लाई करते हुए। तो सिंपल सी बात क्या कहा गया कि कोई और कंपनी जो है अगर उसने फिजिकल फॉर्म में पहले से इशू कर रखा है तो उसको वो कन्वर्ट कर सकती है डीमेट फॉर्म में।
फ्रेश इशू की बात करें तो वो फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकती है और डीमेट फॉर्म में भी इशू कर सकती है। फिजिकल फॉर्म में करेगी तो इस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करेगी और डीमेट में इशू करेगी तो उसके अंदर वो डीमेट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करेगी। ये बात आपकी कही जाती थी। अब बदलाव क्या है, तो देखो बदलाव क्या है। सबसे पहले इसका क्लॉज 1 है 29(1) का, वो कहता है कि एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ठीक है जी, एंड अब ये क्लॉज बी शुरू हुआ, सच अदर क्लास और क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में से इस पब्लिक को आपको काट देना है, सीधा सीधा कहना है कंपनीज, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 9 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014, और वो इशू करेंगे डीमेट फॉर्म के अंदर अंदर। ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये पब्लिक वर्ड को हटा दिया गया। पब्लिक वर्ड को क्यों हटा दिया गया, यहां पे कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ऑफर करेगी वो पब्लिक कंपनी तो होगी यार। ये बड़ी बेवकूफी सी नहीं है कि जो पब्लिक ऑफर करने जा रही है वो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक कंपनी होगी, तो इस पब्लिक वर्ड का यहां पे कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बच जाती है, इसलिए कहा गया कि इस पब्लिक वर्ड को यहां से उड़ा दो। ठीक है जी, उड़ा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑफर वर्ड यूज करना है, उसके बाद आपको सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज यूज करना है, पब्लिक वर्ड को यूज नहीं करना। और जो यहां पे इंसर्ट किया गया है वो इंसर्ट किया गया है 1A। 1A किसकी बात कर रहा है, 1A बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनीज की। 1A जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बात हो गई, लिस्टेड कंपनीज की बात हो गई 1 के अंदर। 1A जो कह रहा है वो बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनीज की। क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन केस ऑफ सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनको भी सिक्योरिटी जो इशू करना पड़ेगा, सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन डीमेट फॉर्म इन द मैनर लेड डाउन इन डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात भी करें तो उन कंपनीज को भी अगर अपने सिक्योरिटीज को रखना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है तो उसको करना पड़ेगा ओनली इन डीमेट फॉर्म, कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले यहां पे बात किया गया इशू के रिगार्डिंग। इशू के लिए तो आपको ऑब्वियसली बात बता गया कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक ऑफर करने जा रही है तो उसको डीमेट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, जो कि पब्लिक ऑफर अगर नहीं भी कर रही है तो अनलिस्टेड कंपनी को अगर सिक्योरिटीज को हेल्ड करना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है तो वो करना पड़ेगा डीमेट फॉर्म के अंदर ही। इसको इंसर्ट किया गया एज पर सबसेक्शन नंबर 1A, सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1A के रूप में आप इसको जानेंगे। और उसके बाद जो आपका 2 था, जो एनी अदर कंपनी की बात करता था, उसके लिए तो फ्रीडम है कि भाई साहब तुम डीमेट फॉर्म में भी कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, और फिजिकल फॉर्म में अगर पहले से पड़ा हुआ है तो उसको आप अपने डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट भी करा सकते हो, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दिस इज द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर सेक्शन नंबर 29 अंडर चैप्टर नंबर 3। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला अमेंडमेंट आता है आपका सेक्शन नंबर 35 का। 35 बेसिकली क्या बात करता था, 35 के अंदर आपकी एक्सेप्शन हुआ करती थी। 35 को पहले देखते हैं, 35 को ढूंढा जाए, 35 मिल गया, 35 नहीं मिला। यस, दिस इज द 35 बात कर रहा है सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो आपने इसके अंदर देखा था कि भाई साहब क्या क्या लाइबिलिटी होती है पर्सनस वगैरह की, कौन कौन लोग इसके अंदर लाइबल होंगे अगर उन्होंने कोई भी मिस स्टेटमेंट करी है तो। फिर इसके अंदर आया था एक्सेप्शन, इसके अंदर आया था आपका सबसेक्शन नंबर 2 जो कि बात करता था एक्सेप्शंस को, जिसके अंदर कहा गया था कि भाई साहब इन लोगों के ऊपर कोई भी सिविल लाइबिलिटी जो सेक्शन 35 की है वो अट्रैक्ट नहीं होगी, इन लोगों को उसकी छूट दी गई थी, कहीं ना कहीं ये बच जाते हैं अपनी लाइबिलिटीज से। ठीक है जी। इसके अंदर भी एक पॉइंट था आपका क्लॉज नंबर C जो कि बात करता था एक्सपर्ट्स की, इसके ऊपर ही अमेंडमेंट है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन सेक्शन 35 इन सबसेक्शन 2 एंड इन क्लॉज C, तो हमने ढूंढ लिया एक्सेप्शन का है, एक्सेप्शन का क्लॉज C जो है वो एक्सपर्ट की बात करता है। यहां पे भी कहा गया कि जो वर्ड यूज किया गया है डिलीवरी ऑफ कॉपी फॉर प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, इसकी जगह आपको वर्ड यूज करना है फाइलिंग ऑफ कॉपी फॉर प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर। तो कहने का मतलब वही हुआ कि रजिस्ट्रेशन वर्ड को एलिमिनेट करते हुए वर्ड क्या डालना है, यहां पे भी फाइलिंग वर्ड डालना है, जो कि हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, चलिए जी एक बार पढ़ते हैं जरा क्या कहता था ये कहता था दैट एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert, कोई भी अगर मिसलीडिंग स्टेटमेंट है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है और कंटेंट इन व्हाट purports to be copy of an extract from a report or valuation of an expert, it was correct and fair representation of the statement or a correct copy of or a correct or fair extract from the report or valuation, and he had reasonable ground to believe that and did up to the time of the issue of the prospectus believe that the person making the statement was competent to make it and that the said person had given the consent required by subsection number 5 of section 26 जो कि हमने पीछे देखा जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है to the issue of the prospectus and had not withdrawn that consent before the delivery of a copy of prospectus for registration। इसी के अंदर बदलाव है आपका, और to the defendant's knowledge before the allotment thereunder। तो बेसिकली ये जो इसका इस पर्टिकुलर क्लॉज का
क्रक्स था वो ये था कि अगर कोई भी एक्सपर्ट ने कोई भी रिपोर्ट दी है, कोई वैल्यूएशन दी है जिसको कि हमने ऐड किया हुआ है प्रोस्पेक्टस के अंदर, और उस एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि भाई साहब जो भी उसने रिपोर्ट बना के दी है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि भाई साहब उसने सही बनाया है और उस स्टेटमेंट को बनाने के लिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती सेक्शन नंबर 35 की। अब यहां पे कहा गया वही कंसेंट वाली बात की, उसने कंसेंट दी थी अपनी, जो कि रिक्वायर्ड होता है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 26 के अंदर, और इस कंसेंट को जो उसने दिया है वो उसने विड्रॉ नहीं किया है। कब तक विड्रॉ नहीं किया है? बिफोर डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। इसकी जगह आप वर्ड यूज करोगे क्या? फाइलिंग। इसकी जगह जो आप वर्ड यूज करना है, आपको क्या यूज करना है? फाइलिंग ऑफ कॉपी विद द रजिस्ट्रार। ठीक है जी, तो इसकी जगह जो आप वर्ड यूज करोगे वो ये वर्ड क्या यूज करोगे? फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। अब ध्यान दो जरा, इसके अंदर जो मेरे हिसाब से एम्बिगिटी एक बच जाती है, जब हमने देखा इस सबसेक्शन नंबर 5 को, तो वहां पे हमने देखा कि भाई साहब सिर्फ डिलीवरी की जगह पर, सॉरी रजिस्ट्रेशन की जगह पर उन्होंने कहा कि आप वर्ड यूज कर दो फाइलिंग का, लेकिन यहां पे कह रहे हैं नहीं, इस पूरे एक पैराग्राफ, पूरे एक स्टेटमेंट को चेंज करना है, जहां पे पूरी शुरुआत जो होती है वो होती है डिलीवरी से, डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। इसकी जगह आपको यूज करना है फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। तो यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो दो वर्ड एलिमिनेट हो रहे हैं। दो वर्ड कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं? एक वर्ड एलिमिनेट हो रहा है आपका डिलीवरी का, दूसरा वर्ड एलिमिनेट हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, और इसकी जगह यूज किया जा रहा है फाइलिंग। ठीक है ना, फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस पहले भी था, फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, इसको हटा देके विद द रजिस्ट्रार कर दिया गया, रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग की जा रही है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि दो वर्ड एलिमिनेट किए गए, यहाँ पे एक डिलीवरी हटाया गया, एक आपका रजिस्ट्रेशन हटाया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब हम रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करेंगे तो इट इज ऑटोमेटिकली एज्यूम टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और जो हमने फाइलिंग की है ऑब्वियसली इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए एक फाइलिंग अपने आप में एक कॉम्पिटेंट वर्ड है जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों की जगह ले लेता है कि भाई साहब फाइलिंग कर दी गई मतलब डिलीवरी तो हो ही गई, और डिलीवरी किया गया है ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ताकि उसके रिकॉर्ड में ये अपडेट हो जाए। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि जब 35 के अंदर इस पूरे पैराग्राफ को अमेंड किया गया, इस पूरे इस लाइन को अमेंड किया गया डिलीवरी से लेकर रजिस्ट्रेशन तक, तो सेम इसी एक्टिविटी को आपको अपनाना चाहिए था सेक्शन 26 के सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर भी, लेकिन वहां पे इन्होंने नहीं अपनाया। वहां पे इन्होंने सिर्फ एक वर्ड को रिमूव कर दिया इस रजिस्ट्रेशन को फाइलिंग के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि फर्दर आगे चल के इसको अमेंड कर दिया जाना चाहिए इसी रूप पे जिस रूप में किया गया सेक्शन नंबर 35 को, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सेंस लग रही है, इसकी मीनिंग एक प्रैक्टिकल वे में निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बता देना, लेकिन अप्लाई मत कर लेना एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि जो अमेंडमेंट हुई है वही आपको अपनाना है, अपने आप में चाचा चौधरी नहीं बनना। एक सजेशन है, एक मेरे को लगा, ऑब्वियसली बात है, जब आप पढ़ते हो किसी चीज को तो अपनी दिमाग की बत्तियां भी खोल के रखते हो कि आपको उससे क्या समझ में आ रहा है, लेकिन वो आपकी इंटरप्रिटेशन के लिए है, उसको आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि जो आपको अमेंडमेंट बताती है गवर्नमेंट, जो बताता है आपको MCA, उसी को आपको अप्लाई करना होता है अपने ICI के अंदर, क्योंकि आपका ICI मॉड्यूल भी यही कह रहा है, और ये जो अमेंडमेंट शीट है ये भी ICI के द्वारा ही लॉन्च की गई है। तो इसलिए अगर ICI भी चौधरी नहीं बन रहा तो आपको भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। इसकी जो अमेंडमेंट थी तीनों सेक्शंस की वो हमने देख लिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप इसको अपडेट कर पाए होंगे अपने माइंड के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर के अमेंडमेंट में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।